नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परमाणु क्लासेस में। जैसा कि हम लगभग लर्निंग थियरीज हैं जो हमारी सीडीपी की, वो सभी पूरी कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी थियरीज को एमसीक्यूज के थ्रू क्या करें, रिवाइज करें, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो पहले पेपरों में आ चुके हों, पीवाईक्यू हों, और कुछ क्या हों एक्सपेक्टेड, जिनके बनने के चांस रहते हैं उन्हीं थीम्स पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग एंड लर्निंग थियरी से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्या है अधिगम? अनुभवों के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या है, स्थायी परिवर्तन है। दिस डेफिनेशन इज एसोसिएटेड विद। ये किससे संबंधित है ये परिभाषा? क्या ये रोट मेमोराइजेशन से संबंधित है? नहीं भाई, रोट मेमोराइजेशन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कोग्निशन कंडीशन, क्या ये अनुकूलन से संबंधित है? अनुकूलन हमने पढ़ा है बकायदा। क्या ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से है या इनेट रिफ्लेक्स से, यानी जन्मजात प्रतिवर्त यानी प्रतिवर्त क्रियाएं? बताओ भाई इसमें से क्या है। क्या ये एक रोट मेमोराइजेशन जैसी प्रोसेस है? नहीं भाई, ये क्या है? कोई रोट मेमोराइजेशन नहीं है। ये जो है लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन नहीं है, कट गया ऑप्शन। कंडीशनिंग, क्या भी कंडीशनिंग की कोई बात हुई है कि भाई किसी स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को जोड़ दिया गया है? ये भी कोई ऐसा भी बात नहीं हुई है। तो ये सिंपल पूछा गया है लर्निंग की डेफिनेशन। और लर्निंग से क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। यानी ये क्या है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, व्यवहार संशोधन। क्लियर हुआ? आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन डेफिनेशन से रिलेट करके पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से ये लग रहा होगा कि मुश्किल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना, विच थ्योरी एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसने दी थी, या फिर कौन सा सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है? हमने ये पढ़ा है, दो नाम है इसमें, एक तो डेविड कोल्ब और एक क्या पढ़ा था हमने, जल्दी से याद करो, जॉन डेवी। ये स्पेशल मैंने बताया था आपको। अब देखो ऑप्शन में इनमें से कौन सा है। क्या दिया गया है? स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये नहीं है। जॉन डेवी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये आंसर हो जाएगा हमारा। पेवलोव नहीं है, पियाजे नहीं। यदि कोल्ब होता है इसमें ऑप्शन में तो हम क्या देते, डेविड कोल्ब। जॉन डेवी है अकेला, जॉन डेवी। अगर दोनों होते तो दोनों आंसर देते। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या है? जेडपीडी यानी आप क्या करते हैं, देखो ये आपका खुद का कैपेसिटी है जहां आप चीज़ें अपने आप से कर सकते हैं। ये वो है जहां क्या कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, आपका पोटेंशियल है। और ये बीच वाली जो जगह बच गई, ये आप किसी दूसरे की हेल्प से कर सकते हैं ये चीज़ें। यदि कोई आपको क्या करे, कोई मोर नॉलेजेबल अदर, यानी एम के ओ क्या करे, आपकी हेल्प कर दे, तो आप ये चीज़ें भी अपने आप से फिर कर सकते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं आप, जेड पी डी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स टोटल नॉलेज नहीं भाई, टोटल नॉलेज नहीं है। द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन वर्सेस विद हेल्प, हेल्प के साथ जो कर सकता है और जो खुद से कर सकता है उसके बीच का ये गैप ही तो है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। द आईक्यू नहीं, चाइल्ड आईक्यू नहीं होगा भाई। द स्पीड ऑफ मेमोराइजेशन, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना भी। ठीक है, ये क्या है, वाइगोत्स्की वाली सोशियो कल्चरल थ्योरी से बना हुआ क्वेश्चन है। जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वाइगोत्स्की की, वो भी क्या है, लर्निंग थ्योरी। हालांकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इस स्पेशल जो थ्योरी चल रही थी इनमें इनको डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अपना, स्कैफोल्डिंग इन अ क्लासरूम कंटेक्स्ट मींस, स्कैफोल्डिंग क्या है? जो ये जेडपीडी में हमने ऊपर देखा था, जो ये अपना खुद करने वाला एरिया, ये जो हम दूसरे की हेल्प से करेंगे, और ये क्या है, जेडपीडी। जेडपीडी में हमारी क्या करता है, कोई एम के ओ क्या करता है, हेल्प, मोर नॉलेजेबल अदर, हेल्प करता। वो क्या हो सकते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे एल्डर सिबलिंग हो सकते हैं। तो ये जो हेल्प करते हैं, इस हेल्प को क्या कहा जाता है, मचान कह लो आप हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ अब, प्रोवाइडिंग परमानेंट आंसर्स नहीं। और ये
हेल्प कैसी होती है, ये टेम्परेरी होती है। और जब बच्चा खुद से चीज़ें करने के लायक हो जाता है यहाँ तक भी, तो फिर ये क्या कर ली जाती है, ये हेल्प हटा ली जाती है। टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट रीच देयर पोटेंशियल, जो उनका पोटेंशियल होता है, जो उनका सामर्थ्य है, जो उनकी क्षमता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बच्चे को हेल्प की जाती है, वो क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग या फिर मचान। आंसर हो जाएगा यही। और ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। गिविंग कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं भाई, रिड्यूसिंग द करिकुलम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट सजेस्ट दैट, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, आपको याद होगा। एक तो लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, एक क्या हो गया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, और एक क्या हो गया अपना लॉ ऑफ रेडियस। यानी ये क्या है, एक तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, और ये एक हो गया अपना लॉ ऑफ रेडिनेस यानी तत्परता का सिद्धांत, और ये थर्ड हो गया कि लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, आपको याद होगा, यानी बच्चे को क्या करता हो, जिस चीज़ के करने से बच्चे को क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिलता हो, क्या मिलता हो, सेटिस्फैक्शन मिलता हो, उसको वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ये लॉ ऑफ क्या था, इफेक्ट था। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी जो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, दो यूज लॉ हो जाएंगे इसमें, यानी जो हम चीज़ें करते हैं वो हम याद रखते हैं, जो नहीं करते वो भूल जाते हैं। रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम कोई चीज़ सीखने के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार रहें तो वो चीज़ें हम आसानी से सीख पाते हैं। ये लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, यदि आप कुछ चीज़ करते हैं और उससे आपके क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, वो बार बार रिपीट करेंगे। लर्निंग हैपन्स थ्रू पनिशमेंट, ये तो बात नहीं कही। रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू सेटिस्फाइंग आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, डायरेक्ट है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, रोट लर्निंग इज बेस्ट, ये हमसे रिलेटेड नहीं है इस लॉ से, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ये क्या भाई, ये जो लर्निंग की थ्योरी है ना, उनके साथ टीचिंग का एक दो क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, क्योंकि कई बार इसी में मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए टीचिंग का क्वेश्चन भी जोड़ा गया है एक आध। उससे हल्का फुल्का हमारा टीचिंग का भी थोड़ा बहुत साथ में चलता रहेगा, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं जो, फिर इस क्वेश्चन पर चलेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो स्तर हैं, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर बताए गए जो, वो 3 बताए गए। एक तो कहा गया कि मेमोरी लेवल है भाई, दूसरा कहा गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा कहा गया रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, चीज़ें याद की जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जब चीज़ों को समझा जाता है। और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, बच्चा खुद से आत्मचिंतन करने लगता है। यानी बच्चा क्या करने लगे, जब खुद से खुद की गलतियां ढूंढने लग जाए, रिफ्लेक्टिव हो जाए, तब क्या होता है, वो होता है आत्मचिंतनात्मक स्तर कह लो आप उसे, या फिर रिफ्लेक्टिव स्तर कह लो। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स में इन तीनों लेवल में से कौन सी ऐसी चीज है जहां क्या किया जाता है, रोट मेमोराइजेशन। जैसे हमने देखा है ना कि हम बचपन में क्या करते हैं, पहाड़े याद करते हैं, उन पर तो हम पहले रट्टा ही लगाते हैं। गिनती याद करते हैं, बिना समझे याद करते हैं हम। और क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं। इनको पहले हम क्या करते हैं, बिना समझे रोट मेमोराइजेशन करते हैं, वो पहला स्टेप होता है टीचिंग का। हालांकि जब भी सीडीपी में कभी ऑप्शन में आएगा, मैंने बोला था ना कि 90 to 95% क्या होंगे, ये गलत होंगे।
लेकिन जब एक प्रोसेस पूछा जाए कि क्या रोट मेमोराइजेशन सही है, नहीं, रोट मेमोराइजेशन कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन ये एक टीचिंग का लेवल है स्टार्टिंग में, या फिर ये कह लो आप लर्निंग का लेवल है। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, बहुत सी चीज़ें रोट मेमोराइजेशन से, लेकिन वो एक्चुअल में एक प्रोसेस के रूप में सही नहीं है कि आप उसके थ्रू बच्चों को आगे बढ़ाएं, नहीं, नेवर। ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग वहीं से होती है कि आप चीज़ें शुरू में क्या करते हैं, बचपन में बिना समझे याद करते हैं। तो ये 3 लेवल हुए। इसमें क्या पूछा है, रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स कौन सा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लासिफाइज ऑब्जेक्टिव इनटू 3 डोमेन्स। कौन सी 3 डोमेन्स हैं भाई, याद करो कौन सी हैं। क्या सोशल थी, नहीं। क्या क्या थी, 3H थे, ऐसे याद रख लेना आप, हेड, हार्ट और हैंड्स। हेड यानी आपका मेंटल लेवल का, यानी कि कोग्निटिव। हार्ट यानी आपका फीलिंग्स से रिलेटेड, यानी वो क्या हो जाएगा, इमोशनल कह लो आप उसको, हम क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है, अफेक्टिव। और हैंड्स यानी डूइंग वाला काम जो आप करेंगे, वो क्या होता है, वो कोनेटिव कह लो आप, या फिर साइकोमोटर कह लो, साइकोमोटर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन 3H वाला ये रहा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक, यानी जिसमें आप क्या करेंगे, फिजिकली वर्क करेंगे, फिजिकली वर्क, आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट अपना कोग्निटिव जो डोमेन है अपनी, वो किस पर फोकस करती है, संज्ञानात्मक डोमेन, स्किल्स पर, कौशल पर, फीलिंग्स पर, ये तो अफेक्टिव हो गया, ये तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। कोग्निटिव डोमेन किस पर, यानी दिमाग का काम लेगी, और दिमाग का इनमें से ज़्यादा एक्चुअल जो ज़्यादा हमारा राइट लग रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, क्या वैल्यूज है, नहीं, ये तो किसका हो जाएगा, ये भी इफेक्टिव हो जाएगा। नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हो सकता है आपको स्किल थोड़ा थोड़ा लगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हैंड से रिलेटेड है, यानी साइकोमोटर। आप स्किल क्या है, कुछ चीज़ें तो मेंटल लेवल की स्किल होंगी, कुछ क्या होंगी, ऑन हैंड स्किल होंगी, जैसे आप मैकेनिक का काम सीखते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हैं, वो सारी भी तो स्किल हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल क्या हो जाएगी, वो आपकी मेंटल लेवल की भी उसमें हेल्प लगेगी। लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 तो वैसे ही कट गए, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। इन 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इन 2 में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा लगता है, नॉलेज, दिमागी लेवल का बात, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये तो दिमाग से डायरेक्ट लिखा ही हुआ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर लग जाएगा सी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहता है, द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज मोस्ट प्रैक्टिकल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। हमने ऊपर टीचिंग के क्या देखे थे, 3 लेवल देखे थे, क्या क्या थे वो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये सबसे प्रैक्टिकल माना गया है, क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि इसमें शामिल होता है क्या, मेमोराइजेशन है, मेमोराइजेशन तो किस में होता है, मेमोरी लेवल में, कट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रोट लर्निंग, ये भी पहले वाले में ही चला जाएगा, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, ये टीचर सेंटर्ड हमें गलत मानना ही है हमेशा, टीचर को सेंटर में रख के नहीं करनी है चीज़ें, बल्कि क्या रख के करनी है, चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें करनी है हमें। ये क्या होगा, जो क्रिटिकल होगा ना, मैं एक बार और थोड़ा सा, सॉरी, जो अपना क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। रिफ्लेक्टिव यानी आत्मचिंतन, आत्मचिंतन यानी खुद से खुद को देखना, खुद से खुद को देखना या फिर समझना, यानी आप खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ देख पाते हैं, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ सब देख पाते हैं। यदि आप खुद की वीकनेस देख पाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, आप खुद की बुराई देख रहे हैं ना, यानी आपकी थिंकिंग कैसी, क्रिटिकल थिंकिंग है, कैसी है भाई, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जब आप अच्छाई और बुराई दोनों देख सके किसी व्यक्ति की, ऐसा नहीं कि अकेले भी बुराई बुराई देखे, नहीं,
आप दोनों चीज़ों को देख सकें एक न्यूट्रल वे से, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यदि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कब देख रहे हैं कि मैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में वीक हूँ या फिर मेरी अच्छी स्ट्रेंथ है। यानी आप क्या भी कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सोल्व भी कर पाएंगे भाई। प्रॉब्लम सोल्विंग हमने किसी एक थ्योरी में पढ़ा था कि जो लास्ट स्टेज होती है ना लर्निंग की, वो क्या ही होती है, वो प्रॉब्लम सोल्विंग ही होती है। ठीक है, तो इसका अपना रिफ्लेक्टिव लेवल का टीचिंग मोस्ट प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट अपना लर्निंग ट्रांसफर वेयर प्रायर नॉलेज हेल्प्स इन प्रेजेंट लर्निंग इज कॉल्ड। लर्निंग ट्रांसफर है ये, हमने पढ़ा था ना लर्निंग ट्रांसफर का भी एक टॉपिक। लर्निंग क्या है? जो पहले की आपकी नॉलेज है वो प्रेजेंट लर्निंग में आपकी हेल्प कर रही है। इसका मतलब कैसी ट्रांसफ़र है? वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में तो जब आपकी पहला सीखा हुआ नया सीखने में कोई हर्डल पैदा करे, रुकावट पैदा करे। जीरो यानी जब कोई पहली सीखी और नई सीखी हुई में कोई आपस में रिलेशन ही ना बन पा रहा हो। पॉजिटिव ट्रांसफ़र धनात्मक, यानी पहले की नॉलेज आपको नई नॉलेज सीखने में क्या करे? हेल्प करे, तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव लर्निंग। अगर बाय चांस लेटेंट लर्निंग पूछ ली जाए, आपको ध्यान होगा किसने दिया था ये? टोलमैन ने। टोलमैन है, एडवर्ड टोलमैन कह लो आप, जिसकी क्या थ्योरी थी? ये थी साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग थ्योरी आप संकेत अधिगम सिद्धांत कह लो। और इन्हीं के क्या थे फिर? वो एक्सपेरिमेंट किया ना इन्होंने जो चूहे के ऊपर, और इनको क्या भी कहा गया था कि कोग्निटिव मैप की थ्योरी है। कोग्निटिव मैप यानी चूहे ने क्या बना लिया था अपने दिमाग में? मैप बना लिया था, कोग्निटिव मैप। ये टर्म्स भी सारी किसने दी थी? टोलमैन ने। ध्यान रखनी है, मैं साथ के साथ रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सारी थ्योरी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी थी? याद करो, याद करो। हालांकि ये हमने अभी डिस्कस नहीं की हायरार्की ऑफ नीड्स, हमने याद की थी, जो पढ़ी थी वो थी हायरार्की ऑफ लर्निंग। क्या थी वो? हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग ये किसने दी थी? ये थी अपनी गैने ने, जिसने क्या दिया था? 8 टाइप्स की लर्निंग दी थी, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम, ये हमारी एक थ्योरी हमने बोला था कि हम किस में डिस्कस करेंगे? पर्सनैलिटी चैप्टर में। किस में डिस्कस करेंगे? पर्सनैलिटी में, जिसमें हमने स्टिक थ्योरी देखेंगे हम। वही है ये हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की। इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो मैस्लो। ये थ्योरी पर्सनैलिटी और लर्निंग दोनों में आती है, इसलिए हमने इसको कहाँ के लिए रख लिया है? हम इसको पढ़ेंगे पर्सनैलिटी में, वहीं इसकी सारी डिटेल देख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारी लर्निंग वाली भी थ्योरी क्या हो जाएगी? यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे इसका क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है क्योंकि लर्निंग चैप्टर चला हुआ है। आपको याद रहे कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसकी है? अब्राहिम मैस्लो के आंसर हो जाएगा। वैसे इनका तो हमें पता ही है, बी एफ स्किनर ने क्या दिया, पियाजे ने क्या दिया और वाइगोत्स्की ने क्या दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिगार्डिंग लर्निंग इज। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम बहुत बार देख चुके हैं कि ऐड करना सभी को एक ही क्लास में, ऐड करना एक ही क्लास में। सब बच्चों को क्या करोगे आप? एक क्लास में रखो, उनको अलग नहीं बैठाना है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। सेग्रीगेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, अलग करना नहीं भाई, अलग करना गलत बात है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स, जो भी आपके लर्नर्स होंगे सारे, उनको क्या करना? एक समान अवसर प्रदान करना। यदि आप एक ही क्लास में सबको ऐड कर रहे हैं, एक ही क्लास में रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर सबको इक्वल देंगे, इसका मतलब यही है। ओनली फोकसिंग ऑन एकेडमिक ग्रेड्स, भाई सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स पर आपको फोकस नहीं करना है, ये गलत चीज़ है। फिर ये क्या हो जाएगा? आपको असेसमेंट नहीं हो पाएगी ढंग से। और ओनली वाला वैसे ही गलत होता, लगभग 90 से 95%।
ये गलत हो गया। रिमूविंग ऑल असेसमेंट्स, अरे ऑल असेसमेंट को रिमूव करके कहाँ जाओगे भाई, ठीक है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों को क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये ऑप्शन यही दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन ऐड किया गया है, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि ऑप्शन इस तरह का आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी हुई है भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग, याद करो याद करो। इवान पावलोव ने क्या दी है, क्लासिकल, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऐसे लिख दूं सी कंडीशनिंग। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आंसर है ही इसका। बंडूरा ने बताओ भाई क्या दी और ब्रूनर ने क्या दी। बंडूरा ने दी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्या दी थी, ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी आप क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। मैं वो था मॉडलिंग वाला, अगर कभी मॉडलिंग वर्ड भी आ जाए ना तो डायरेक्ट बंडूरा ही लगाना आपको आंसर, ठीक है। भी आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, किसी को इमिटेट करते हैं। ब्रूनर की तो आपको पता ही है क्या है, कि ब्रूनर ने क्या दी थी, याद करो भाई, जल्दी ऐसे नहीं, इतने जल्दी नहीं भूलना है। क्या दी थी, आ गया याद, यानी कि क्या दी थी, डिस्कवरी लर्निंग। मैं साथ के साथ रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। डिस्कवरी लर्निंग में भी कि भाई बच्चा क्या करता, खुद से खोज करके सीखता। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म थी, स्पायरल, करिकुलम, करिकुलम, और इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, एन एक्टिव स्टेज, आइकॉनिक, और क्या थी, सिंबॉलिक। ये 3 स्टेज दी थी, ठीक है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी, बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, पहली बात तो पावलोव ने। आगे बढ़ते हैं अब, लर्निंग हैपन्स थ्रू, कैसे होती है पावलोव की थ्योरी, आप याद करो क्या किया था पावलोव ने, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट, डॉग पर, और क्या किया था उसने, घंटी बजाई प्लस खाना दिया, यही किया था ना कंडीशनिंग में। यानी घंटी भी क्या थी उसके लिए, स्टिमुलस, उद्दीपक, और खाना भी क्या था, उद्दीपक। दोनों ही उद्दीपक थे, दोनों के बीच में क्या बना दिया, रिलेशन, क्या बना दिया था, रिलेशन। और तब क्या आई थी उसकी, कुत्ते की लार, यानी वो क्या था, रिस्पॉन्स। यानी रिस्पॉन्स कैसे हासिल किया था, दो उद्दीपकों के बीच संबंध बनाकर। आप इस रिलेशन को क्या भी कह सकते हो, एसोसिएशन भी कह सकते हो भाई, एसोसिएशन भी कह सकते हैं रिलेशन को। यानी दो उद्दीपकों के बीच संबंध बनाकर क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। और यही पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का मेन कंक्लूजन है। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ये मेनली बात की है स्किनर ने, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट की। स्किनर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एसोसिएशन विद बिटवीन टू स्टिमुली, यानी दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य के द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये बात किसने कही है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, बाय पावलोव। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑब्जर्विंग अदर्स तो बंडूरा साहब थे। ट्रायल एंड एरर हमें पता ही है, थॉर्नाडाइक है। मैं साथ के साथ सारी थ्योरीज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए सब कुछ बोलने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी लर्निंग इज अ की कंसेप्ट ऑफ, जल्दी बताओ, बहुत बार कर चुके हैं, जेरोम बनूरन आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे, साइको एनालिसिस, लॉरेंस कोलबर्ग हम पढ़ चुके हैं, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी बचपन में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ ली हमने। लुइस थर्स्टन, ये किससे रिलेटेड थे, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। थर्स्टन का मॉडल याद होगा आपको, क्या था, इंटेलिजेंस मॉडल था कि 7 प्राइमरी क्या है, मेंटल एबिलिटीज हैं। ये थ्योरी हमने इंटेलिजेंस में डिटेल में डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लर्निंग स्टाइल्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज, लर्निंग का जो स्टाइल है अपना, उसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, मतलब जो अधिगम शैली है या फिर सीखने का अक्सर है जो अपना,
सीखने की शैलियों को अक्सर किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखो भाई किस में किया जाता है। फास्ट एंड स्लो, हाई एंड लो, वर्बल एंड नॉन वर्बल। एक बार मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा। आप कैसे सीखते हैं, या तो विश्लेषण करके सीखते हैं या फिर आप संबंध बनाकर सीखते हैं। आंसर हो जाएगा ए। देखिए वैसे तो जो लर्निंग स्टाइल हैं हम उन्हें अलग अलग रूप से देख सकते हैं, जैसे विजुअल हो, आपका ऑडिटरी हो, या फिर ऐसे भी देखते हैं भाई इनको कि आपका क्या हो। लर्निंग तो मॉडलिंग से भी करते हैं आप। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो विटकिन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए, विटकिन विटकिन नाम के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लर्निंग स्टाइल है उनको डिवाइड किया कि एक तो फील्ड इंडिपेंडेंट है, यानी जिसका क्षेत्र से, यानी बाहर निकलने से, बाहर के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। एक हुआ फील्ड डिपेंडेंट, यानी जो फील्ड पर डिपेंड करेगा, यानी जिसके लिए आपको बाहर के क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इस फील्ड डिपेंडेंट का नाम दिया इन्होंने कि आपको फील्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको कैसी लर्निंग स्टाइल की ज़रूरत होगी, एनालिटिकल। फील्ड इंडिपेंडेंट को क्या कहते हैं, एनालिटिकल। और जो डिपेंडेंट होता है उसे क्या कहेंगे, रिलेशनल। क्या कहेंगे, रिलेशनल। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चे को आप ले गए बाहर और आपने दिखाया बच्चे को काऊ, ग्रास, और दिखा दिया आपने दिखा दिया भाई हैन, मुर्गी मान लो, और आपसे पूछा कि इनको आप ग्रुप में डिवाइड कीजिए, दो ग्रुप में। इन दोनों तरह के बच्चे थे। अब एक तरह के बच्चों ने तो किसको किया ग्रुप में, कि काऊ और ग्रास को एक ग्रुप में रखा, और दूसरी तरह का जो ग्रुप है उसने रखा काऊ को और हैन को ग्रुप में। अब देखो कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने काऊ को और हैन को एक ग्रुप में रखा है उसने क्या समझा कि दोनों क्या हैं, दोनों ही एनिमल टाइप के हैं भाई। क्या हैं, दोनों एनिमल टाइप हैं। तो उस बच्चे ने ग्राउंड में नहीं देखा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फील्ड में उनका क्या काम है, नहीं। उसने क्या कहा, सिर्फ दिमाग में सोचा कि दोनों क्या एनिमल, यानी थ्योरेटिकल लेवल पे सोचा है। और इस बच्चे ने क्या कहा कि काऊ एंड ग्रास एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि काऊ क्या करती है, ग्रास खाती है। यानी उसने फील्ड में क्या देखा था, काऊ को घास खाते हुए देखा था। तो इस बच्चे ने दोनों के रिलेशन के बेस पर एक कैटेगराइजेशन की कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इस तरह की जो लर्निंग स्टाइल है इसको क्या कहेंगे, रिलेशनल। और जो सिर्फ दिमागी लेवल पर चले उसे क्या कहेंगे, एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल। ये किसने दिए थे भाई, ये विटकन ने दिए थे, विटकिन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, मोटे तौर पर पूछ लिया जाए लर्निंग स्टाइल कौन से हैं, तो आप ये दो मार्क कर देना यदि ऐसे ऑप्शन आए कि फास्ट एंड स्लो, हाई एंड लो, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये लर्निंग अलग से हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन यहाँ क्या गया है, एक सिंपल क्वेश्चन डाल दिया गया है कि लर्निंग स्टाइल क्या, विटकन के अकॉर्डिंग दो है, एनालिटिकल एंड रिलेशनल, या फिर कह लो आप फील्ड इंडिपेंडेंट या फिर फील्ड डिपेंडेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल। हमने 3 लेवल देखे हैं, ठीक है, टीचिंग के। क्या है, एक तो मेमोरी हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक रिफ्लेक्टिव, और लास्ट क्या 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 माना है, सबसे टॉप या फिर हाईएस्ट प्रैक्टिकल माना, वो क्या है, रिफ्लेक्टिव। क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और क्या हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसलिए क्या माना जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल को सबसे टॉप मोस्ट प्रैक्टिकल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि मोटिवेशन इन द लर्निंग प्रोसेस एक्ट्स एज, जो आपका अधिगम प्रक्रिया उसमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन किस रूप में कार्य करती है, क्या वो हर्डल पैदा करती है, नहीं भाई। यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे या फिर मोटिवेटेड होंगे तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को
जल्दी से अचीव करेंगे, आप क्या रहेंगे, बूस्टअप रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी। तो ये क्या है, एक कैटालिस्ट या ड्राइवर का काम करता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी फैक्टर नहीं भाई, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। डिस्ट्रैक्शन है किसी तरह की नहीं भाई, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान क्वेश्चन थे, तो इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सोशल लर्निंग थ्योरी। याद करो भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या था भाई, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर अवलोकनात्मक लर्निंग सिद्धांत। ये किसने दिया था भाई, ये दिया था अपना बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा, यानी मॉडलिंग से सीखना, कॉपी करके। अब देखो भाई क्या पूछ रहे हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग मॉडल्स, ये तो आंसर ही हो गया, हमें पता ही था। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, इसमें कौन आए, पेवलोव और स्किनर हैं। लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, ये कोई हमारा अभी ज़रूरी नहीं है इसका, क्योंकि ये मेमोराइजेशन वाली हमने थ्योरी पढ़ ली है कि मेमोराइजेशन का भी मॉडल दिया है, जिसमें लर्निंग एक स्टाइल माना है सिर्फ, कि मेमोराइजेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और जो ये था कि भाई हम लर्निंग बाय मेमोराइजिंग भी कर सकते हैं, ये किसने माना था, हमने 4 तरीके देखे थे, ये उज्ज्वल ने माना था। उज्ज्वल के अकॉर्डिंग क्या थे, लर्निंग के 4 तरीके थे। वो 4 तरीके थे कि आप भाई रोड लर्निंग करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं, रिसेप्टिव लर्निंग करते हैं, और एक डिस्कवरी लर्निंग करते हैं। लेकिन उनका मेन जो थ्योरी थी उनकी क्या थी फिर, वो मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी थी, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लर्निंग बाय जेनेटिक्स, ये तो अलग चीज़ है, अभी थ्योरी में हमने इसका बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन करंट लर्निंग डिलेज द एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग। आपके पास दिमाग में पहले से ही कोई लर्निंग है और वो नई लर्निंग की एक्विजिशन में, एक्वायर करने में, सीखने में क्या कर रही है, डिले कर रही है, लेट कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं है। जब हेल्प करे तो पॉजिटिव, जब रोके तो नेगेटिव लर्निंग आंसर हो जाएगा। जीरो में जब किसी का कोई असर नहीं होता तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन यानी हैंड इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स, क्या करते हैं इसमें, थिंकिंग तो कोग्निटिव हो गया भाई, ठीक है, कोग्निटिव डोमेन। स्किल परफॉर्मेंस एंड मैनुअल टास्क, जब आप किसी स्किल को सीखते हैं या शारीरिक कार्य करते हैं तो वो हैंड का काम हुआ, यानी वो किसका हुआ, साइकोमोटर आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एटीट्यूड्स, मेमोरी, ये सब किसके हैं, कोग्निटिव लेवल के काम हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज प्राइमरली फॉर। टीचिंग के भी अपने फेज होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही ऐड कर दिए गए हैं जो लर्निंग से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनके अलग चैप्टर्स हैं जो उनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज प्राइमरली, पहले तो मैं आपको फेज बता देता हूँ कि टीचिंग के 3 फेज हैं, यानी आप टीचिंग, जो टीचर होता है वो 3 फेज में काम करता है। कौन कौन से, एक तो प्री एक्टिव फेज होता है उसका, पूर्व क्रिया या फिर संक्रियात्मक फेज, पूर्व क्रिया फेज। एक होता है इंटर एक्टिव, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ये क्या मसला भाई, प्री माने होता पूर्व, पोस्ट माने होता बाद में, और इंटर यानी जब आप उस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझना, जब टीचर क्लास में आता है तो उससे पहले वो किस फेज में होता है, प्री एक्टिव में। उसमें क्या करेगा, वो अपना लेसन प्लान करेगा, वो देखेगा कि मुझे किस स्टाइल में पढ़ाना है या फिर मुझे क्या क्या तैयारियां करनी। वो कैसी फेज हुआ, वो प्री एक्टिव फेज हुआ टीचर का। इंटरएक्टिव, जब टीचर क्या करेगा, इंटरएक्टिव होगा, क्लास में जो पढ़ाएगा जैसे पढ़ाएगा, तो वो फेज कौन सा हुआ, इंटरएक्टिव, अंतःक्रिया। जब टीचर पढ़ा चुका है उसके बाद का जो उनका फेज होगा वो क्या होगा, पोस्ट एक्टिव। इसमें क्या होगा, टीचर असेसमेंट करेगा, क्या करेगा, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसमें क्या करेगा टीचर, मूल्यांकन करेगा। ये पूछ लिया जाए बाय चांस, मूल्यांकन टीचिंग का कौन सा फेज है, तो पोस्ट एक्टिव फेज है।
क्लियर है? तो आंसर क्या पूछ रहे हैं, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज प्राइमरली फॉर असेसमेंट के लिए है क्या? नहीं, ये तो पोस्ट एक्टिव हो जाएगा भाई। प्लानिंग यानी आप क्या करें, अपना लेसन प्लान करें, ये हो जाएगा। इंटरेक्शन यानी क्लास की वो क्या हो जाएगी, इंटरेक्टिव। ग्रेडिंग भी किस में आ जाएगा, पोस्ट में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लर्निंग? आपकी जो प्रभावित लर्निंग है उसकी एक विशेषता क्या होगी? क्या वो पैसिव लिसनिंग होगी? क्या सिर्फ बच्चा सुन के इफेक्टिव लर्निंग कर सकता? नहीं भाई, बच्चा क्या होना चाहिए, एंगेज हो, क्या हो, खुद शामिल हो, तब जाके क्या होती है इफेक्टिव लर्निंग। खुद क्या हो, खुद शामिल हो, उसको ही हम क्या मानते हैं, इफेक्टिव लर्निंग। एक्टिव एंगेजमेंट, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय संलग्नता। रोड लर्निंग नहीं भाई, ये तो एक स्टार्टिंग का फेज माना है, हालांकि कोई अच्छा फेज नहीं है ये। कॉन्स्टेंट टेस्टिंग, ये भी कुछ है नहीं है कि भाई कॉन्स्टेंट टेस्टिंग होने से कोई ऐसा वो नहीं है कि इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्टिव लर्निंग कब है, जब बच्चा खुद एंगेज होकर सीखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज। लर्निंग सबसे इफेक्टिव प्रभावित कब होती है? क्या स्टूडेंट सेंटर्ड हो तब, या टीचर सेंटर्ड हो? टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कभी भी। एग्जाम फोकस्ड हो, सिर्फ एग्जाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस हो। आइसोलेटेड अलग थलग हो तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए हमेशा सीडीपी में। वही आंसर ठीक करना है जिसमें बच्चे को क्या माना गया हो। भाई साहब, सीडीपी में बच्चे को भगवान नहीं मानना है, उसी को सेंटर में रख के सारी पॉलिसी बनेंगी, उसी को सेंटर में रख के सारे टीचिंग स्टाइल एड सब कुछ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना, लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग, लर्निंग के ड्यूरिंग होगी भाई जो, प्रोसेस टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस। ये हम असेसमेंट में पढ़ेंगे, हालांकि मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जो सम्मेटिव होती है ये तो होती है एंड में। कब होती है ये, एंड में, लास्ट में जो पेपर होते हैं हमारे। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ड्यूरिंग लर्निंग। ये कब होती है, ड्यूरिंग लर्निंग। असेसमेंट का वैसे ही क्वेश्चन डाल दिया गया, ये सब लास्ट में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकायदा इनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट, फोर असेसमेंट कहा जाता है जिसे। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं हालांकि पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एंड में ऑफ लर्निंग होता है, या फिर आप ये कह लो फोर असेसमेंट की जगह फोर लर्निंग आ जाएगा। फोर लर्निंग जो असेसमेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव। ऑफ लर्निंग जो होती है वो होती है भैया आपकी सम्मेटिव, वो सॉरी ये हो जाएगी, हाँ ये सम्मेटिव, ये हो जाएगी फॉर्मेटिव। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन, असेसमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू ओजबल के अनुसार लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स रिलेटिंग न्यू नॉलेज टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो उनको क्या करते हैं आप, पुरानी चीज़ों से रिलेट करके सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है। रोट लर्निंग तो नहीं भैया। डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी, याद करो याद करो, जेरोम ब्रूनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रूनर। और ये रोड लर्निंग का ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या हो जाएगा, ओजबल की, यही इसकी थ्योरी का नाम था, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। यानी क्या करते हैं हम, मीनिंगफुल हमारे लिए कोई भी चीज़ सीखना तब होता है जब क्या करें हम, नई नॉलेज को पुराने नॉलेज से अटैच कर लें, लिंक कर लें। ठीक है, इसी में सब जंक्शन नाम की एक टर्म हमने देखी थी, और क्या देखी थी हमने, एडवांस ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट चलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग कंपेयर्स द ह्यूमन माइंड। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, किसने दिया था, एटकिंसन एंड सिफ्रिन ने। मैं साथ के साथ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, किससे, कंप्यूटर से हमने क्या किया था, माइंड को कंपेयर किया था। आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेवलोज एक्सपेरिमेंट द फूड वाज, फूड क्या था, फूड था भाई स्टिमुलस। पेवलो का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कुत्ते पर, तो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था जो इन्होंने, कुत्ते की जीवा को ऑपरेट करके लार वाला। तो वो क्या हो गया आपका, क्या इन पेवलोज, अच्छा फूड वाज, फूड क्या था, फूड अपने आप में क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। क्या था भाई,
नेचुरल स्टिमुलस, और फिर उसको क्या कर दिया गया, पहले तो था वो नेचुरल यानी अनकंडीशनल, अनकंडीशनड कह दो आप या अनकंडीशनल कह लो, बाद में उसे घंटी के साथ जोड़ दिया गया, घंटी के साथ जोड़ा, तो वो घंटी के साथ जोड़ के क्या बना दिया गया उसको, कंडीशनड स्टिमुलस। समझ पा रहे हैं? पहले वो शुरू में क्या था, अनकंडीशनड था अपने आप में तो अकेला, यानी कंडीशन स्टिमुलस नहीं था, बाद में बनाया गया है। स्टार्टिंग में क्या था, वो अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनुकूलित उद्दीपकता, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है, लर्निंग थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग, कि हम एकदम से किससे फीलिंग के साथ सीखते हैं, ये किसने दी थी भाई, कोहलर ने दी थी। क्या कहते हैं, वाज प्रपोज्ड बाय, डायरेक्ट पूछा गया है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, ये क्या थे, गेस्टाल्ट का बता देता हूँ, मतलब ये क्या देते हैं, पूरी प्रॉब्लम को वन सिंगल यूनिट के फॉर्म में देखते हैं, ना कि नॉट इन पार्ट्स। पार्ट्स में नहीं देखना है भाई, पूरी प्रॉब्लम को किस में देखना है, एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में देखना, और वैसे ही हमें उसका एकदम से अचानक से माइंड में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, सूझ का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अकॉर्डिंग टू भंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ मॉडलिंग। याद करो भाई क्या था, पहले मैं दोबारा याद दिलवा देता हूँ कि इनकी थ्योरी क्या थी, मॉडलिंग की थ्योरी थी, सीक्वेंस ऑफ मॉडलिंग, यानी हम मॉडल से कैसे बिहेवियर सीखते हैं। इसे और भी क्या नाम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं हम। इसमें हमने देखा था भाई, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, पहले तो हमारी अटेंशन होनी चाहिए, जब हम सीखते हैं ना, क्या होना चाहिए, ध्यान। ध्यान होने के बाद हम उसे क्या करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, धारण करेंगे, धारण यानी रिटेन करेंगे। फिर टाइम आने पर हम उसका क्या करेंगे, दोबारा से पुनरुत्पादन करेंगे भाई, यानी खुद पर लागू करेंगे। और फिर यदि हमें उससे क्या मिल जाए, प्रेरणा, तो हम उसे बार बार रिपीट करना सीख जाएंगे। ये है मॉडलिंग का तरीका। पहले हम जब फिल्म देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं कि सामने वाले ने क्या पहन रखा है, कैसा हेयर स्टाइल बना रखा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, घर आते आते उसको दिमाग में रिटेन करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, धर्मेंद्र ने ऐसा स्टाइल बना रखा था, या सनी देओल ने ऐसा स्टाइल बना रखा था, ठीक है, या आजकल जो चले हुए हैं एक्टर, इन्होंने ऐसा स्टाइल बना रखा था, और हमने ध्यान में रखा उसको। घर आके जब घर तक पहुंचे उसे क्या रखा, फिर याद भी रखा भाई, क्योंकि ध्यान दे के फिल्म को देखा था ना। फिर घर आके हमने कंघा उठाया और लगा के बालों में ऐसे ही क्या कर लिया, वैसा स्टाइल बना लिया, यानी उस बिहेवियर को क्या कर लिया, रिप्रोड्यूस कर दिया, पुनरुत्पादित कर दिया, दोबारा से पैदा कर दिया खुद के अंदर, ठीक है। और जब हमें किसी ने क्या कहा, मोटिवेट कर दिया कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे। और किसी ने, घर वालों ने दिए दो दड़ाक कि क्या बना रखा है ये, तब वो क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये है मॉडलिंग का एक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी एक्सटर्नल भी कह लो आप इसे, बाह्य। एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक एग्जांपल क्या है, स्टडिंग बिकॉज यू लव द सब्जेक्ट, यदि आप सब्जेक्ट से ही प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या है, फिर तो इंटरनल है भाई, इंटरनल मोटिवेशन। स्टडिंग टू गेट अ स्कॉलरशिप, आप किसी बाहरी चीज़ से मोटिवेट हुए हैं, यदि आपको पैसे मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल एक्सटर्नल मोटिवेशन का, ठीक है। स्टडिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप अपनी इच्छा से, क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हैं, तो भी ये भी इंटरनल है। स्टडिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी इंटरनल है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूज टू, पनिशमेंट मैंने बताया था भाई, जब हमें कोई व्यवहार क्या हो, छुड़वाना हो, ठीक है, अवॉइड करवाना हो, बिहेवियर डिक्रीज करना हो। री किस लिए था, जब हमें क्या करना हो, व्यवहार को इंक्रीज करना हो, यही थी ना भाई बात। तो इंक्रीज बिहेवियर, ये तो री हो जाएगा। डिक्रीज अ बिहेवियर, ये क्या हो जाएगा, आपका पनिशमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, कि पनिशमेंट किस लिए दी जाती है, जो बिहेवियर आप बच्चे का डिक्रीज करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स दैट प्रेसिंग अ बटन गेट्स अ टॉय
आउट ऑफ अ मशीन। किसी बच्चे ने बटन प्रेस किया और बच्चे को क्या मिल गया? खिलौना। अब बच्चा क्या करेगा? बार बार बटन दबाएगा, खिलौना ले लेगा। यानी बच्चे की क्या हो गई? कंडीशनिंग। और कैसी कंडीशनिंग? याद करो, जब आपको कुछ करने पर कुछ हासिल हो तो किस तरह की कंडीशनिंग होगी? यानी बच्चे को क्या मिला? ये खिलौना रिवार्ड है बच्चे के लिए। क्या ये? रिवार्ड। और बच्चा उस रिवार्ड को पाने के बाद क्या करेगा? उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि आपको जब करने पर कुछ मिल जाए तो आप का बिहेवियर कैसा हो जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग हो जाती है आपकी। सक्रिय सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। बच्चे को कुछ करने पर रिवार्ड के रूप में कुछ मिल रहा है तो बच्चे की कंडीशनिंग कैसी होगी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड? कौन सा इनमें से ऐसा कंसेप्ट है जो क्या कहे कि आपकी नॉलेज है वो आप कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से, सोशली। ये रेडिकल बिहेवियरिज्म स्किनर का नहीं है, ये तो कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग तो डायरेक्ट ही पता है। स्ट्रक्चरलिज्म, ये तो क्या है? हम स्ट्रक्चर से सीखते हैं, ये वाली बात है। हम इसको पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी आप सोसाइटी से सीखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सोशली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज। यानी वो कैसा होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें नाम हमने देखा था वाइगोत्स्की का। ठीक है, बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, इनकी थ्योरी वैसे थी भाई, ये सोशियो कल्चरल थ्योरी थी। मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। सोशियो कल्चरल थ्योरी जिसमें स्कैफोल्डिंग वगैरह हम क्यों वगैरह हमने देखे हैं। सोसाइटी से सीखेंगे तो उनको क्या कहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और उस तरीके को कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स, नकारात्मक जो आपका सुदृढ़ीकरण है उसे क्या कहेंगे? या फिर पुरस्कार कह लो आप। क्या गिविंग अ पनिशमेंट? ये तो अपने आप में पनिशमेंट हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। जब आप बच्चे का बिहेवियर बढ़ाने के लिए कोई नेगेटिव स्टिमुलस हटा दें तब क्या करेंगे आप? उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। हमने देखा बकायदा, ये डायरेक्ट सिर्फ डेफिनेशन दे दी गई है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। इग्नोरिंग द चाइल्ड ऐसा तो करना नहीं भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ब्रूनर स्टेजेज ऑफ कोग्निटिव रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रूनर की संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व की स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ब्रूनर ने क्या दिया था? डिस्कवरी लर्निंग, कि हम डिस्कवर करके सीखते हैं बच्चे। और 3 स्टेज दी थी, हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है वो? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। आप इसे क्या कहते हैं? सक्रिय कह लो आप। और प्रतीकात्मक, संकेतात्मक। ये आंसर हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ कि बच्चा जब 0 से 3 साल का होता है वो करके सीखता है। करके सीखता है यानी क्रिया करता फिजिकली। फिर बच्चा 3 से 7 साल का होता है तो वो आइकन से सीखता है, यानी इमेजेस एटसेट्रा से। और जब बच्चा 8+ का हो जाए तो बच्चा लैंग्वेज, सिंबल्स एटसेट्रा से सीखता है। लैंग्वेज, सिंबल्स। ये हो गई आपकी कौन से स्टेज? सिंबॉलिक स्टेज। क्लियर है? ये किसने थ्योरी दी थी? जेरोम्स ब्रूनर ने। इन्होंने कहा था कि बच्चा खुद से खोज करके सीखता है और 3 स्टेजेस दी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग पढ़ चुके हैं हम। बताओ भाई, एक्टिव लर्निंग क्या करेगी? स्टूडेंट्स कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। क्या बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर रहा है? तो भाई उसमें एक्टिव जैसा क्या है? जब बच्चा खुद पार्टिसिपेट करेगा ना, चीज़ों में एंगेज होगा, करके सीखेगा, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव लर्निंग कहते हैं। लिसनिंग टू ए लेक्चर साइलेंटली, ये भी कोई एक्टिव लर्निंग नहीं है। रोट मेमोराइजेशन तो एक्टिव कैसे ही हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। बच्चा खुद से क्या होगा? वाद विवाद में और प्रयोगों में खुद शामिल होगा, खुद करेगा, उसकी क्यूरियोसिटी जागृत होगी। ठीक है, तब उसे हम उस लर्निंग को क्या कहेंगे? एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग, जब बिना मेहनत करे कोई चीज़ हम सीख जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पैसिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ। प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी जिस तरह प्रोग्रामिंग होती है ना कंप्यूटर की, आपके दिमाग में कोई प्रोग्राम फिट कर दिया जाए या फिर किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में प्रोग्राम को रिलेट करके आपके माइंड में कुछ सेट कर दिया गया है, उस तरह की लर्निंग हो गई आपको।
तो किस सिद्धांत पर आधारित है भाई प्रोग्राम्ड लर्निंग? बताओ। जीन पियाजे की तो क्या थी? कॉग्निटिविज्म। कर्ट लेविन की क्या थी? टोपोलॉजी वाली थ्योरी भाई। ठीक है। और डेविड ओजबल की, ये तो मीनिंगफुल लर्निंग वाली थी। स्किनर की क्या थी? स्किनर की थी भाई अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी क्या हो गई है? कंडीशनिंग हो गई है। प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है ना, उस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोग्राम्ड लर्निंग वाली थ्योरी कि भाई किससे रिलेटेड है, किस पर बेस्ड है, वो हो जाएगी आपकी BF स्किनर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू अप्लाई लर्नड इंफॉर्मेशन टू न्यू डिफरेंट सिचुएशंस इज कॉल्ड। बताओ भाई, आपके पास कोई पहले ही सीखी हुई इन्फॉर्मेशन थी, आपने उसको क्या कर दिया है, नई जगह पर अप्लाई कर दिया। क्या वो मेमोराइजेशन है? नहीं भाई, मेमोराइजेशन होता सिर्फ याद करना। एक्सटेंशन, विलोपन, यानी जब आप कोई आपके पास लर्निंग है, आप उसकी प्रैक्टिस ना करें, आप उसे रिपीट ना करें, तो आप क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। जैसे क्या था घंटी वाला पेवलोव का, यदि आप क्या करें, कुत्ते को घंटी घंटी बजाते दें रहें, भोजन ना दें, तो बस उसकी क्या हो जाएगी कंडीशनिंग? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलोपित हो जाएगी। पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग क्या होता है? जब आप खुद एक्टिव ना हो, अपने आप से चीज़ें सीख जाते हैं, वो क्या होती है? पैसिव लर्निंग। इसमें क्या पूछा है? आप लर्नड बिहेवियर को नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपने उसका क्या करना सीख लिया है? सामान्यीकरण। क्या करना सीख लिया है? सामान्यीकरण। जनरलाइज करना आपने सीख लिया है कि मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने सीखा हुआ कंसेप्ट है, इसको बाकी चीज़ों में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, वो क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट फील सेफ टू एक्सप्रेस आइडियाज इज असेंशियल फॉर। बच्चे का जो अधिगम का वातावरण है, जहां बच्चा विचार व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, किसके लिए आवश्यक है? बताओ भाई। क्या वो रोट लर्निंग के लिए? नहीं भाई। क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? नहीं भाई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच्चा, ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करोगे तो बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। टीचर सेंटर टीचिंग, ये तो कभी होती नहीं। तो किसके लिए ज़रूरी है अच्छा व्यवहार होना? लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चा खुद से क्या कर सके, खुद से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप बच्चे को सेफ फील कराओ क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड लर्न्स बाय वाचिंग अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट अ साइंस एक्सपेरिमेंट। टीचर क्या कर रहे हैं? एक साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बच्चा उसे देखकर सीख रहा है। इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है? टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग, या फिर आप क्या कह लो उसे, मॉडलिंग कह लो, या फिर आप क्या कह लो, सोशल बिहेवियर लर्निंग कह लो। ठीक है, तो ये तीनों आंसर एक ही हो जाएगा। सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं। ये बंडूरा की थ्योरी है अपनी। आंसर क्या हो जाएगा? मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये तो बहुत आसान है। विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अपना थॉर्नडाइक। पावलोव कंडीशनिंग है, ये इनसाइट है। ये क्या है? सोशियो कल्चरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन इन कंडीशनिंग रेफर्स टू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ, किसका हुआ भाई? पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, पावलोव ने घंटी बजाई, ठीक है, और कुत्ते को खाना दिया। यदि सिर्फ घंटी बजाता रहे, खाना ना दे, घंटी बजाता रहे, खाना ना दे, तो क्या हो जाएगा? वो कुत्ता लार देना ही भूल जाएगा खाने के लिए, क्योंकि उसे पता है सिर्फ घंटी बजेगी। यानी वो बिहेवियर क्या हो जाएगा? उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग रिस्पॉन्स नहीं भाई, क्या है वो? रिमूव हो जाना बिल्कुल। वीकनिंग ऑफ रिस्पॉन्स बिकॉज री इन्फोर्समेंट इज रिमूव्ड। जब क्या कर दी जाए? आपकी री इन्फोर्समेंट हटा दी जाए, सुदृढ़ीकरण या फिर कोई पुरस्कार हटा दिया जाए, तब आप बिहेवियर को क्या कर देते हैं? अपनी जिंदगी से रिमूव कर देते हैं। और यही क्या होता है? एक्सटिंक्शन। लर्निंग न्यू बिहेवियर नहीं भाई, पनिशमेंट नहीं, आंसर हो जाएगा ये अपना बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लर्निंग थ्योरी व्यूज लर्निंग एज अ चेंज इन कोग्निटिव स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा अधिगम सिद्धांत है जो अधिगम को क्या मानता है? संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन। संज्ञानात्मक संरचनावादी लोग यानी बिहेवियर वाले तो क्या कहेंगे? आपके व्यवहार में जो चीज दिखे। कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कोग्निटिव थ्योरी, पियाजे जैसे लोग
वो क्या मानते हैं कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो चेंज होता है वही क्या है, वो लर्निंग है। ये हो जाएगा आंसर। साइकोएनालिसिस में तो किसको पढ़ेंगे हम, फ्राइड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मास्टरी लर्निंग इम्प्लाइज, ये क्या भाई, महारत अधिगम, यानी जब आप सीखते हैं ना चीज़ों को, आप नई लर्निंग को तब आसानी से सीख पाएंगे जब पुरानी लर्निंग में आपको क्या कर लें, आप मास्टरी क्या कर लें, उस चीज़ को 70-80% लगभग सीख लें, तब आप नई चीज़ आसानी से सीख पाते हैं। ये क्या होती है, मास्टरी लर्निंग। अब देखते हैं भाई, फिनिश द टेक्स्ट बुक फास्ट, क्या किताब को जल्दी ख़त्म करना, नहीं भाई, लर्निंग अ टॉपिक थोरोली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट, यही होता है आंसर। मास्टरिंग लर्निंग क्या होता है, मास्टरी लर्निंग यानी आप नई चीज़ पर जाने से पहले पुरानी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीख लें, वो क्या होती है, मास्टर लर्निंग। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजी। मेटाकोग्निटिव कह लो या अधिसंज्ञानात्मक कौशल, क्या होता है भाई मेटाकोग्निटिव। अब आप एक बात देखो, जब आप खुद से खुद के बिहेवियर को समझने लगे, खुद के बिहेवियर को या फिर थिंकिंग को देखने लगे, ये कुछ ऐसा ऐसा है जैसे आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव लर्निंग करते हैं, यानी आप खुद से चिंतन करने लग जाते हैं, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव बिहेवियर कह लो, रिफ्लेक्टिव लर्निंग कह लो, या फिर उसको क्या भी कहते हैं, मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजी। यानी आप खुद से खुद का ध्यान रखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा होता मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजी। अब देखते हैं क्या, री रीडिंग द सेम पेज 10 टाइम्स, नहीं भाई, मॉनिटरिंग वंस ओन अंडरस्टैंडिंग वाइल रीडिंग, खुद का पढ़ते टाइम ध्यान रखना यानी खुद पर ही निगरानी रखना, वो क्या कहलाएगा, मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजी आंसर हो जाएगा। गैसिंग द आंसर नहीं, अवॉइडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं। ध्यान रखना मेटा कोग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है कि जब आप कोई लर्निंग कर रहे हो, खुद पर से ही खुद को क्या करना है, बोलो बोलो क्या करना है, समझना है, या फिर क्या करना है, खुद का ध्यान खुद से ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जो एक रचनावादी कक्ष है उसमें टीचर क्या करेगा, क्या वो ज्ञान का स्रोत होगा, नहीं भाई, वो क्या होगा, सिर्फ एक फैसिलिटेटर होगा। वो बच्चों को मोटिवेट करेगा कि तुम खुद से कंस्ट्रक्ट करो, क्या करो, खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो, खुद से। तो टीचर क्या करेगा, सिर्फ एक फैसिलिटेटर होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, लर्निंग का हम अच्छी तरह किस तरह वर्णन कर सकते हैं, क्या मानते हैं, क्या लर्निंग एक प्रोडक्ट है, क्या हमें उत्पाद के रूप में हासिल होती है लर्निंग, या फिर एक प्रोसेस है, या फिर एक स्टेट है, या फिर एक सिंगल इवेंट है। अब आप देखो, आप क्या कर रहे हो, सीडीपी लर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सीडीपी लर्न, यानी आप एक प्रक्रिया में हो, एक क्रिया में हो, तो क्या हो जाएगी, एक प्रोसेस, क्या है ये, एक प्रोसेस, यानी लर्निंग क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एक प्रोसेस। क्लियर है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि क्या, प्रोसेस है, जिसके अंदर जिससे होते हुए आपका क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है, परमानेंट चेंज आते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फैक्टर प्राइमरली अफेक्ट्स लर्निंग, लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्राथमिक रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है, टाइम ऑफ डे, ये प्रभावित तो करता है कि मान लो बच्चे को आप किस टाइम सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, यदि बच्चा खुद ही सीखने को तैयार ना हो, उसका मोटिवेशन ही ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो फिर आप चाहे दिन में सिखा लो, रात में सिखा लो, किसी टाइम सिखा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लर्नर्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, प्राइमरी यही है। क्लियर है, सब चीज़ें देखो, क्लास रूम का साइज भी इफेक्ट डालता है, लेकिन यदि बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे अकेले को बिठा के सिखा लो, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लर्नर्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना रिफ्लेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस हेल्प्स इन, जो रिफ्लेक्शन है यानी चिंतन है, वो किस में हेल्प करता है, क्या वो वर्क को अवॉइड करने में, नहीं भाई, वो डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग न्यू आइडियाज़, यानी बच्चा जब खुद से क्या करने लगे, अपनी थॉट प्रोसेस पर, थिंकिंग पर ध्यान रखने लगे, जैसे मेटाकोग्निटिविज्म में है, इसी तरह बच्चा क्या करता, खुद की लर्निंग पर ध्यान रखता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन करने लगता है, आंसर हो जाएगा पी। तो दोस्तों ये देखा हमने अपना MCQ सेट, इसकी PDF मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, यानी परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद है ये आपको सारी थ्योरी जो अब तक हमने पढ़ी थी वो सारी रिवाइज हो गई होंगी MCQ के थ्रू, और आप इसका प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे। धन्यवाद।